Hey everyone, welcome back to Neat Funda. Today I will explain you biotechnology and its application by NCERT. So let's start the video. बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम माइक्रोस फंजाई प्लांट एंड एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने में बना सकते हैं, जैसे कि हम बीटी टॉक्सिन बनाते हैं, ठीक है, हम बीटी कॉटन बनाते हैं, बीटी ब्रिंजल बनाते हैं, और ये क्या है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक यूजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि हम मेडिसिन बना सकते हैं, और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, ठीक है। हम उससे फूड भी बना सकते हैं, इवन मतलब हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें दे रखा है 3 critical researches area of biotechnology, ठीक है। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म और यूजली अ माइक्रोव और प्योर एंजाइम, मतलब हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं उसके लिए हम एक बेस्ट कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जिससे कि रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो, ओके। सो क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्ट, मतलब हम एक उसको ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे, मतलब जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो हम सब कुछ देंगे उसको, तो ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट कराते हैं कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब डीएनए को भी सेपरेट करने के लिए हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life and especially field and food production and health, मतलब कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से क्या क्या कर लिया अपने डेली लाइफ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, वो चीज़ें हम देखेंगे, तो ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने एग्रीकल्चर में क्या क्या बढ़ोतरी की है, क्या क्या फ़ायदे, मतलब क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है। तो देखेंगे, लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शन दैट कैन बी थ्रू फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, मतलब जो चीज़ें, कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट आ रहा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मतलब ऑर्गेनिक, मतलब आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं लोग, तो वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, मतलब क्या क्या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बनाए, जैसे कि बीटी कॉटन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और हमारी एनसीईआरटी में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्ड्स में दिया हुआ है, जो कि हमें याद भी करना है, ठीक है। बीटी टॉक्सिन का मतलब बीटी कॉटन का फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस, बीटी का फुल फॉर्म है बेसिलस thuringiensis, सो इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं, द ग्रेन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन आर ट्रिपलिंग ऑफ फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड, मतलब क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो भी फूड प्रोडक्शन हो रहा था वो ट्रिपल हो रहा था, जैसे पहले हो रहा था उतना नहीं हो पा रहा था, बट फिर भी दैट वाज नॉट इनफ, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हाई हो रही थी, ठीक है। इंक्रीज यील्ड हैव पार्शियली हैव बीन ड्यू टू यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, तो हमको क्या करना था भाई, वेराइटीज को इम्प्रूव तो करना ही था, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट practices and use of agrochemical fertilizers and pesticides। agrochemicals क्या होते हैं, fertilizer and pesticides को हम अच्छे pesticides यूज़ करेंगे and fertilizer यूज़ कर देंगे, ठीक है। however for farmers in the developing world agrochemical are often too expensive, मतलब क्या होता है, फार्मर्स होते हैं ज़्यादा रिच नहीं होते, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी चीज़ें, ठीक है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते था जी, ठीक है। तो एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ठीक है। इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ, मतलब कोई ऐसा ऑल्टरनेट था ही नहीं और कुछ करने का, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक कैन शो दैट द फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड, मतलब कोई ऐसा ऑल्टरनेट नहीं था उनके लिए कि जिससे कि वो मैक्सिमम यील्ड कर सकें, ठीक है। आज के फार्मर तो अभी ऑब्वियसली रिच हो गए हैं, बट मतलब अभी भी सेम ही कंडीशन है उनकी, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स और जो भी फर्टिलाइजर से इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव थे वो टाइम में, अभी तो बहुत सस्ते भी हो गए हैं, तो वो यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। इज़ देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, तो मतलब कोई ऐसा वे था कि अभी हम और कुछ भी यूज़ कर सकें, ठीक है। और वैसे भी ये थोड़े से हार्मफुल इफेक्ट तो देते हैं, सो दैट आर देयर हार्मफुल इफेक्ट इन द एनवायरमेंट आर रिड्यूस, यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज़ अ पॉसिबल सोल्यूशन, मतलब उसके बाद क्या हुआ, हमने एक क्रॉप बना ली, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना ली, जो कि बहुत हाई ईल्ड भी देती थी और जो कि मतलब हार्मफुल भी नहीं होते थे उसके इफेक्ट, ठीक है, वो हार्मफुल भी नहीं थी और हाई ईल्ड भी दे रही थी, तो हमने वैसा एक क्रॉप बना लिया जिसको बोला गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब GMC, यस, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिज्म होगा तो इसको हम बोलेंगे GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय द मैनिपुलेशन आर कॉल्ड
GMO, GM plant, genetically modified plant have been useful in many ways, मतलब किस किस वेज में यूजफुल है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, देखते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन हैज़, नंबर फर्स्ट, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट, मतलब क्रॉप को जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा टॉलरेटेबल होता है, मतलब कि उसके ऊपर एबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे कि कोल्ड, ठंडी, गर्मी, सर्दी, पानी, बारिश नहीं हो रही है तो उसके ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। कहीं कहीं पे बारिश नहीं होती है तो इतनी जल्दी प्लांट हमारा ख़राब नहीं होगा। ठीक है, नंबर सेकेंड इज रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप भी थे ये, ठीक है, जो कि अफेक्ट नहीं होने देते थे अपने आप को। ठीक है, नंबर थर्ड इज हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, मतलब उससे पहले भी, मतलब क्या, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिव थे जो कि प्लांट नए बनाए गए थे। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी मिनरल यूजेस, मतलब क्या होता था, जो भी नए प्लांट बनाए गए थे ना, GM प्लांट्स बनाए गए थे, वो क्या थे, मतलब बहुत ही इनरिच थे न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो ये चीज़ इसके फायदे थे। ठीक है, हाँ, एंड दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जर्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, जैसे कि विटामिन A इनरिच राइस, ठीक है, बासमती राइस। ठीक है, इन एडिशनल टू दीज यूजेस GM हैज़ बीन यूज टू क्रिएट ट्रेलर मेड प्लांट टू सप्लाइज alternate resources to industries in the form of starches, fuel and pharmaceuticals. ठीक है, and again some of the application of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistance plant, कौन से थे, which could decrease the amount of pesticides used, मतलब कि हमने एक प्लांट को ही ऐसा बना दिया जो कि रेजिस्टेंस रखता है पेस्टिसाइड्स के लिए। ठीक है, पेस्ट के लिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमें पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, और यूज़ नहीं करने पड़ेंगे तो हमको हार्मफुल इफेक्ट भी उसके झेलने नहीं पड़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले जो फेमस चीज़ है वो है BT टॉक्सिन। ठीक है, BT टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड, क्या नाम है, बैसिलस thuringiensis के थ्रू बनाया जाता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BT। ठीक है, BT टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन अ प्लांट प्रोवाइड, मतलब क्या हुआ, BT जीन बना ली गई और उसमें इंजेक्ट कर दी गई प्लांट के अंदर। ठीक है, उसके बाद यस, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट नीड टू इंसेक्टिसाइड, मतलब मार देती है ये पेस्ट को मार देती है विदाउट हमको इंसेक्टिसाइड की यूज़ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इन इफेक्ट क्रिएटेड आ बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल आर BT कॉटन, BT कॉटन बना लिया है हमने अभी तक, BT कॉर्न बना लिया, BT राइस बना लिया, BT टमाटो बना लिया, BT पोटैटो एंड BT सोयाबीन एक्सेट्रा। ओके, हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है BT कॉटन। ठीक है, some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insects such as Lepidopterans, टोबाको बर्ड बॉम होता है, एनी आर्मी बॉम। ठीक है, मतलब क्या होता है, BT कॉटन में क्या होता है, कोई वॉम आया, उसने खाया, ठीक है, जो भी चीज़ वो खाना चाहता है उसने, जैसे कि हम, उसने लीव खा ली तो उसमें तो भाई पहले से ही टॉक्सिन था, तो क्या करा, वो उसके पेट में गया, गट में जाके उसने रिएक्ट कर दिया। ठीक है, और वो मर जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है, मतलब वो उसकी बॉडी में जाके जो कि टॉक्सिन था वो रिएक्ट कर जाता है और जो पेस्ट होता है वो मर जाता है। ठीक है, कोलेप्टेरेंस, बीटल्स एंड डिप्टेरेंस, फ्लाइज, मॉस्किटो, ये सब मर जाते हैं। ठीक है, Bacillus thuringiensis forms protein catalyst during the particular phases of their growth. These crystal contain a toxic, इसके अंदर टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है। वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस, मतलब इसमें बोला गया है कि ये बेसिलस को क्यों नहीं मारता है, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, द BT टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बट वंस एन इंसेक्ट इंजेक्ट एंड इनएक्टिव टॉक्सिन, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में और उसके गट में जाके मार देता है, क्या कर देता है, ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द अल्कलाइन pH ऑफ द गट, मतलब इतना ही अल्कलाइन बना देता है गट को कि उसकी वजह से मर ही जाता है। ठीक है, मतलब इतना एसिडिक हो जाएगा, एसिड से तो जल ही जाएगा। तो विच सोल्यूबलाइज द कैटलिस्ट, द एक्टिवेशन टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ मिडगट एपिथेलियम सेल। ठीक है, जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है वो क्या होता है, एपिथेलियल सेल में जाके
वो पोर्स क्रिएट कर देता है, मतलब घाव करने शुरू कर देता है, ठीक है। लाइसिस बना देता है, लाइसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ द सेल, ठीक है, डेथ ऑफ द सेल्स। तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके जो वो इंसेक्ट होता है या पेस्ट होता है उसको वो मार देता है, तो इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। अब पढ़ेंगे स्पेसिफिक पीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थोरेंजेनेसिस, तो ये तो पहले भी बता दी गई है, ठीक है। एंड incorporated into the several crop plants such as cotton, ठीक है। the choice of gene depend upon the crop and the target pest, मतलब हम जीन को चॉइस कैसे करेंगे, मतलब किस टाइप का क्रॉप है और किस टाइप का उसके ऊपर पेस्ट का अटैक होता है, उस टाइप का हम क्रॉप बनाएंगे, ठीक है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम क्राई, मतलब इस जीन को हम कोडेड करते हैं, उसे बोलते हैं क्राई जीन बोलते हैं। देर आर अ नंबर ऑफ दैम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन क्राई ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी, ठीक है। वो किस किस को कंट्रोल करेगी, क्राई ए सी कंट्रोल करती है कॉटन बॉलवर्म को, और क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल करती है कॉटन बॉलवर्म को, ठीक है। एंड द क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल करेगी कॉर्न बोरर को, इट्स इम्पोर्टेंट। तो क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल करेगी कॉर्न बोरर को, एंड क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल करती है कॉटन बॉलवर्म को, फाइन। सो ये रहा हमारा बीटी कॉटन स्ट्रक्चर। अब देखेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। सेवरल नेमेटोड्स पैरासाइट अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, अ नेमेटोड जिसका नाम है मेलोडेग्न इकोग्नेटा इंसेक्ट द रूट ऑफ टमाटो, मतलब क्या करता है, इन्फेक्ट द रूट ऑफ द टमैको, मतलब टमैको प्लांट को वो खराब करता रहता है जो निमेटोड है, ठीक है। कॉज द ग्रेट रिडक्शन ऑफ द ईल्ड, मतलब ईल्ड में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रिडक्शन प्रोवाइड कराता है, वो बहुत ज़्यादा फसल को खराब कर देता है, ठीक है। अ नोबल स्ट्रेटजी फॉर was adopted to prevent this infestation which was based on the process of RNA interference का यूज़ किया गया है इस निमेटोड को हटाने के लिए। RNAi takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense, ठीक है। This method involves silencing or specific mRNA due to complementary double stranded RNA molecule that bind to the prevent of translation of mRNA silencing. The source of this complementary RNA could be from infection by the viruses having RNA genome or mobile genetic element transposons that replicate via RNA nematodes. हमने क्या किया इसमें, हमने एक जीन ले ली, ठीक है, मतलब जो जीन थी पहले से उस हमने एक जीन ले ली, उसमें हमने mRNA डाल दिया, दैट इज एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री RNA क्रिएट कर लिया जो कि निमेटोड को मार देगा, ठीक है। बस यही प्रोसेसिंग है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम बैक्टर्स निमेटोड्स, वेट, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम बैक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, उसके बाद हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया होस्ट प्लांट के अंदर, उसके बाद में वो मर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द DNA was such that produced both sense of the anti-sense RNA in the host cell. These two RNAs being complementary to each other form the double-stranded DS RNA that initiated RNAi and thus silenced the specific mRNA, यही सब लिखा। अब देखेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हैव मेड immense impact in the area of healthcare by enabling massive production of safe and more effective therapeutic drugs. Further, the recombination therapeutic do not induce unwanted immunological responses. The common हमने क्या किया, मतलब इसमें क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन में क्या है, हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो मेडिसिन बनाएंगे, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होनी चाहिए और उनके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एट प्रेजेंट अबाउट द 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज़, ठीक है। कितने, 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक का यूज़ हम करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड ओवर, मतलब ये पूरे वर्ल्ड की बात करी जा रही है 30, एंड हमारी इंडिया में 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, ठीक है, 30 वर्ल्ड वाइड एंड 12 इन इंडिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें जो भी पढ़ेंगे, हम सिर्फ इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है।
Management of the adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular time intervals. What would be a diabetic patient do if enough human insulin was not available? मतलब क्या है इसमें बताया गया कि अगर डायबिटीज़ वाला कोई पेशेंट है और मान लीजिए कि ह्यूमन इंसुलिन है ही नहीं है, तो उस बंदे का क्या होगा? ऑब्वियसली मर जाएगा वो, ठीक है। तो क्या होगा? इफ़ यू डिस्कस दिस you would soon realize that one would have isolated use insulin from the other animal. तो फिर क्या हुआ? would the insulin isolate from other animal be just as effective as a second? मतलब क्या हुआ कि अब ह्यूमन इंसुलिन तो हम इतना बना ही नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे हम? अदर एनिमल्स होते हैं जैसे कि पिग इंसुलिन यूज़ किया जाता था बहुत टाइम पहले, तो उसके थ्रू इंसुलिन बनाया जाता है, ठीक है। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरिया वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। मतलब सोच लीजिए अगर कोई बैक्टीरिया होता तो कितना बेटर होता कि उससे हम कितनी ही ईल्ड कर सकते थे इंसुलिन की, ठीक है। सडनली द होल प्रोसेस बिकम्स सो सिंपल, मतलब बहुत सिंपल हो जाता है ये चीज़ करना। यू कैन ईजिली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरियम एंड मेक मच इंसुलिन एज यू नीड। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटिक वॉज अर्लियर एक्सीडेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ द कैटल एंड पिग्स के थ्रू निकाला जाता था, ठीक है। पिग्स और कैटल के पेनक्रियाज से निकाला जाता था इंसुलिन, ठीक है। उसके क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होते थे, तो जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके तो फिर क्या होता है? फिर हमने इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया लैब में, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या होता है? इंसुलिन जब होता है ना, तो सबसे पहले प्रो इंसुलिन होता है, मतलब कि मेच्योर नहीं होता है, और मेच्योर होने के बाद हम उसे इंसुलिन कहते हैं, ठीक है। इस प्रो इंसुलिन के 3 पार्ट्स होते हैं, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, ठीक है, सी पेप्टाइड, ठीक है। ए बी एंड सी पेप्टाइड होता है, ठीक है। जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसके बाद सी पेप्टाइड उसमें नहीं रहता है, ठीक है। सबसे पहले जिस कंपनी ने इंसुलिन बनाया था उसका नाम था एली लिली, ठीक है। 1983 में बनाया गया था एली लिली कंपनी ने, जो कि क्या थी? अमेरिकन कंपनी है। प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग ए एंड बी, ठीक है। सी वाला पार्ट नहीं होता है इसके अंदर। चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस दैम द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, ठीक है, और प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। उसके बाद क्या किया? ई कोलाई में डाल दिया गया इंसुलिन, मेचर इंसुलिन बनाने के बाद, और उसके बाद हमने प्रोड्यूस कर ली इंसुलिन चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, अलग अलग, ठीक है, एक्सक्रेटेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। हमने ए और बी इंसुलिन को जोड़ दिया बाय आ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब आ जाते हैं जीन थेरेपी पे। जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की लड़की के ऊपर सबसे पहली बार की गई थी, ठीक है। उसको हुआ था एडीए डिफिशियंसी, जो कि मैं पीछे भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और प्रीवियस वाले चैप्टर में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो जीन होती है एडिनोसिन डाइअमीनेज की, वो चीज़ डिलीट हो जाती है, वो जीन, ठीक है, डिलीशन हो जाता है उसका, उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है और वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती है बॉडी में, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी डिलीशन मतलब डिफेक्टिव एडीए जीन होती है ना, उसको निकाल के हम एक अच्छी वाली जीन उसको डाल देते हैं। बहुत ही रिस्की प्रोसेस भी होता है। तो सबसे पहले जिसमें किया गया था वो 4 साल की एक लड़की थी, उसके ऊपर एडीए डिफिशियंसी की जीन थेरेपी करी गई। और एकदम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब होता है अर्ली डिटेक्शन, मतलब कि हम किसी भी डिजीज़ का अगर हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम उसकी सारे सिम्टम्स और सारी चीज़ें हम देख लेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम सारे टेस्ट कर लेंगे। जैसे आज के टाइम पे बीपी टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, तो इसी टाइप के इसी को बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बोलते हैं, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। You know that for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding the pathological, ठीक है, is very important, ठीक है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? सो अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्वेंट ऐसे, मतलब एलिजा के फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्वेंट ऐसे, ठीक है। और सम आर द टेक्निक दैट सेवियर पर्पस टू अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में हम ये सब चीज़ टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। पीसीआर, चेन रिएक्शन, मतलब पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये सब करते हैं, ठीक है। और एलिजा टेस्ट करा जाता है, ठीक है। एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है, होता है ये, ठीक है। और इंटरेक्शन इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ठीक है, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम
ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो कि हाँ, जो भी हमने एनिमल्स को आर्टिफिशियली क्रिएट कर लिया, मतलब उनमें हमने अलग अलग सी जीन डाल दी और उनको हमने अच्छा बना लिया, अच्छा खासा, ठीक है, उनको बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस द एक्सप्रेस एंड एक्स्ट्रा फॉरेन जीएनए डाल दी हमने, ठीक है, उनको बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे, जो कि बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ चांसेस नहीं है कि हमेशा अच्छे हो। तो अभी तक हमने क्या बना लिया, ट्रांसजेनिक रैट, पिग्स, sheep, rabbit, cow and fishes have been produced बना दिए गए हैं, ठीक है। although over the 95% of all existing transgenic animal are mice, मतलब क्या सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हम किस पे करते हैं, माउस के ऊपर। माउस को लो भाई, मार दो, उनकी तो कोई लाइफ ही नहीं है। सो 95% ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, माइस है। 95% रेशियो याद करना है। वाई आर दीज एनिमल बींग प्रोड्यूस्ड, वाई, हाउ कैन मैन बेनिफिट मच, सब तो मतलब ये सब क्या हुआ, मतलब बहुत सारे लोग बोले कि भाई जानवरों को मारा जा रहा है, ये सब तो लोग ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि साइंटिस्ट अपने फ़ायदे के लिए ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में ये सब चीज़ें बंद भी हो गई, ठीक है, जैसे कि काव को मार देना, ये तो नहीं है कि आपने एक बार में ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिया, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और बहुत सारे जानवरों को मारा गया, इसके मतलब मर गए वो, तो एक्सपेरिमेंट के चलते, तो इसकी वजह से ये सब बंद भी कर गया, ठीक है, मतलब नॉन इथिकल था, ये सब चीज़ें इथिकल नहीं थी, तो ये भी आगे आएगा, ठीक है। नंबर फर्स्ट, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली, मतलब टंगी लग रही है, अब तो बहुत टाइम हो गया, डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, एग्जाम्पल स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व, मतलब ये सभी लिखा हुआ है इसमें, कुछ खास नहीं है, जस्ट इग्नोर। फिर उसके बाद में स्टडी ऑफ डिजीज, मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन, मतलब बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे बनाए गए कि मतलब देखना चाह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट में किसका होगा क्या, बट बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे थे जिनसे कि बहुत ज़्यादा फायदा था, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं, मेडिसिन आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमंस डिजीज कैन बी ऑब्टेन बायोलॉजिकल products, but such products are often expensive to make. Transgenic animal that produce the useful biological products can be created by introduction of the portion of DNA or the gene which codes the particular products, such as human protein alpha 1 antitrypsin used to treat एम्फाइसीमा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज़ करते हैं हम एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ये हमने बना लिया है भाई, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया है थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या, हमने एक काव बनाई थी, रोजी काव, ठीक है, जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल थी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव बनाई थी जिसका नाम था रोजी, ठीक है। उसमें उसका फ़ायदा क्या था, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क देती थी वो, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर, सोच रहे हैं, द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टेल्विन the milk contain the human alpha lactalbumin and was nutritionally a more balanced product of the human babies than natural cow milk, मतलब नेचुरल काउ मिल्क इतना ज़्यादा मतलब प्रोटीन रिच नहीं होती, बट जो रोजी काउ थी सी वॉज वेरी मच रिच इन प्रोटीन, ठीक है, मतलब उसका मिल्क बहुत ज़्यादा इनरिच था प्रोटीन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने वैक्सीन सेफ्टी एंड केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग ये सब भी चीज़ें। उसके बाद में कुछ एथिकल इश्यूज आ गए, ठीक है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी थी, उन्होंने बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, हमको हमेशा ख़राब रिजल्ट भी मिल सकते हैं, जिसकी वजह से जानवरों को मतलब अपनी लाइफ को गंवाना पड़ रहा है। सो इट वाज नॉट एथिकल। सो ये सब चीज़ें भी आई सामने और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को मना भी कर दिया गया।